हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। अब ना जैसे आज हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 18 भी और ये 25 भी। कल फिर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और वो दोनों क्वेश्चन आपने करके आने। आज टेस्ट भी है आप लोगों का कैश फ्लो का। आज थर्सडे नहीं है, वैसे थर्सडे को टेस्ट होता है ना। अच्छा और बात करो आप। तो इससे ना ये अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तकरीबन कल और परसों 2 दिन मजीद इसको दें और जो क्वेश्चन फिर हमने कर लिए हैं उनको एक दफा दोबारा करना है। या ऐसा करते हैं कि जब मैं फाइनल अकाउंट की आपको असाइनमेंट दूंगा ना अभी, क्योंकि अभी एक ही मेन टॉपिक एक ही है, फॉर्मेट डिफरेंट है, टॉपिक एक ही है। जैसे ही हम किसी और टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर उस साल का कैश फ्लो का सवाल भी होगा, ठीक है। तो फिर आपने कैश फ्लो का सवाल भी कर लेना है और उस टॉपिक का क्वेश्चन भी कर लेना है, ताकि कैश फ्लो आपको ना भूले। अपना जो एक अब नेक्स्ट जो हमारा एक तो आज टेस्ट होना है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है। उसका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्लस माइनस मतलब कितनी एक तैयारी हो चुकी है। फिर अगला जो टेस्ट हमारा है वो कैश फ्लो और आईएस और इक्विटी का दोबारा आएगा इकट्ठा। वो तो जाहिर सी बात है, वेल प्रिपेयर्ड करके देना, वो मंडे को है, इस मंडे को। क्योंकि इस मंडे को क्या पिछला टेस्ट तो 2 दफा दे चुके, वो तो तैयार है आपका। चलो डाटा का छोड़, बाकी मंगल को दे दो, बुध को दे दो, ठीक है। नहीं टेस्ट तो आप देना ही देना है, वो आप अपनी चीजें आगे पीछे मैनेज जैसे करनी है कर लो। इससे ये होगा कि आप लोगों का कम से कम ये वाला सेक्शन ओके होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको पेपर में कम से कम फ्रस्ट्रेशन हो, तो इसका सबसे अच्छा हल ये होता है कि आप लोगों ने अपना एक टाइम मैनेज करो, रिवीजन टाइम। उसके अंदर आपने करना क्या होता है कि सिर्फ एक सवाल पिछले टॉपिक का, मैं नॉन करंट एसेट की बात नहीं कर रहा, इक्विटी, आईएस और कैश फ्लो की बात कर रहा हूं। एक एक सवाल इनका कर लिया करो, चाहे थोड़ा सा यानी बगैर फॉर्मेट के कर लिया करो, इसकी एडजस्टमेंट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो इसके सवाल अब पैटर्न वाली बात खत्म हो गई। अब आपको क्वेश्चन नई चीज परेशान करेगी, पुरानी चीजें अब रिवाइज होंगी। इस क्वेश्चन में उसने एक नई चीज टेस्ट की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ज्यादती वाली बात है, लेकिन आई कैप है, उससे कुछ भी बाइद नहीं है। क्वेश्चन में था कि आपके पास जून 2020 का डाटा गिवन है। अब सवाल समझना सुहेब, बाकी बातें और काम छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बात हो चुकी है पहले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 तरह से होती है, या कॉस्ट मॉडल में या फेयर वैल्यू मॉडल में। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सिर्फ क्लोजिंग गिवन होता था, यहां पर ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन, ये सारी बातें करते जाते हैं। आप लोगों ने 2 तरीके हैं आपके पास, या इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस लेता है आई कैप। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको पता है, तो ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप चाहे दोनों को अलग अलग डील कर लो या दोनों को प्लस करके डील कर लो, कोई मसला नहीं है। ये बात भी खत्म होगी करंट पोर्शन ऑफ लोन की। देखिए अगर लोन आपको करंट अलग, शॉर्ट टर्म लोन अलग गिवन है, लॉन्ग टर्म अलग गिवन है, दोनों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते, दोनों को अलग अलग डील कर ले, डिफरेंस ले ले, या दोनों को ओपनिंग में प्लस करके, क्लोजिंग को क्लोजिंग में प्लस करके फिर डील कर। उसके बाद जैसे शेयर कैपिटल में दोनों को प्लस करके लेजर बना लेते हैं, ये भी वही चीज है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को जर्नल एंट्री बचा लेगी। अब सुनिएगा, इक्विपमेंट having fair value 240 million was acquired by issuing 2 million shares, 2 मिलियन शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू 100 है। एक शेयर की वैल्यू आपने कितने शेयर दे दिए? 2 मिलियन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? हमने 200 मिलियन शेयर देके
240 मिलियन का एसेट ले लिया, तो आपके शेयर आपने प्रीमियम पे दे रहे हो या डिस्काउंट पे दे रहे हो? दोबारा सुने, 200 मिलियन के शेयर देके 240 मिलियन का इक्विपमेंट ले रहे हो, तो आपके शेयर की वैल्यू 200 की 240 के बराबर कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने 200 वाले शेयर्स 240 में बेचे। आप लोगों की जो एंट्री बनेगी पीपीई डेबिट 240 मिलियन से, शेयर कैपिटल 200 से, शेयर प्रीमियम। अच्छा, ये कैश फ्लो में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पीपी का लेजर बनाएंगे तो ये पीपी में डेबिट हो जाएगा। इस वजह से कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो होता तो कैश नजर आ रहा होता। और शेयर कैपिटल और प्रीमियम के लेजर में क्रेडिट साइड पर पीपी के नाम से, ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। जब पीपी का लेजर बनाएंगे 240 डेबिट, और जब शेयर कैपिटल और प्रीमियम का लेजर बनाएंगे तो 240 क्रेडिट कर देंगे अपने अपने लेजर्स में। ठीक होगी बात? नेक्स्ट दूसरी चीज पे आते हैं। हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते जाओ, ये बहुत आसान बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन 30 जून 20, मतलब साल के एंड में रिवैल्यूएशन कर रहे हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय, एंड का मतलब एक ये भी होता है कि आप डेप्रिसिएशन भी पहले ले चुके होते हो। इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन, आपका एसेट 80 मिलियन से बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट करते हैं और ओसीआई क्रेडिट करते हैं। अगर पहले लॉस पड़ा हो तो पहले लॉस क्रेडिट करते हैं, फिर ओसीआई क्रेडिट करते हैं। ये बात पता है? जब भी एसेट बढ़ता है एसेट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट, बट ओसीआई को क्रेडिट करने से पहले अगर लॉस पड़ा हो तो पहले उसको क्रेडिट करते हैं, फिर ओसीआई को करते हैं। गॉट इट? अब सवाल के अंदर देखिए, कहता है आपका इक्विपमेंट बढ़ गया है 80 मिलियन से, आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है 80 मिलियन जो बड़ा है उसमें से आपने 35 मिलियन एसओपीएल क्रेडिट किया है। इसका मतलब है पहले एसओपीएल क्रेडिट हुआ, उसके बाद जो बचेगा वो ओसीआई क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री जो बनेगी पीपीई डेबिट 80 मिलियन से, एसओपीएल या आई कैप ना सिर्फ पीएल लिख देता है, तो आप पीएल भी लिख सकते हो। एसओपीएल जो बचेगा वो ओसीआई या रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना? अब पीपी में कितनी अमाउंट जाएगी? 80 मिलियन। एसओपीएल क्रेडिट हो चुका है या करना है? वाज क्रेडिटेड टू एसओपीएल, हो चुका है। अगर ना होता तो हम प्रॉफिट को जाकर बढ़ाते। एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है लेकिन हो चुका है, करने की जरूरत हमें। और उसके बाद ओसीआई या मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा क्रेडिट हो रहा है 45 मिलियन से। ये अपने अपने लेजर्स में चीजें चली जाएंगी जिसका हम लेजर बनाएंगे। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। अब पीपी के लेजर जब बनाओगे ना, 240 शेयर कैपिटल के नाम से जा रहा है और 80 एसओपीएल और ओसीआई के नाम से जा रहा है। पीपी तो 80 से क्रेडिट डेबिट हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फुली डेप्रिशिएटेड मतलब उसकी बुक वैल्यू 0 है। कॉस्टिंग 36 मिलियन, कहता है उसकी कॉस्ट थी 36 मिलियन, वाज सोल्ड फॉर ₹8 मिलियन। जितने का बेचा सारा गेन है, जितने का बेचा सारा गेन है, क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड था, उसकी अपनी वैल्यू थी नहीं। 36 मिलियन का वो था और आपने 8 मिलियन का बेच दिया। गेन और डिस्पोजल कितना है? कहता 3 मिलियन अभी पैसे लेने हैं। इसका मतलब है 8 मिलियन गेन के नाम से रिवर्स करेंगे, 5 मिलियन कैश फ्रॉम डिस्पोजल आएगा और 3 मिलियन को रिसीवेबल में से निकाल देंगे, क्योंकि ये 3 मिलियन रिसीवेबल के अंदर छुपा पड़ा होगा। अलग से बताया होता तो ठीक है, और अगर अलग से ना बताया होता तो ये अदर रिसीवेबल के अंदर शामिल होता है, तो वहां से निकाल देंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। डन होगी बात? डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹2
ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई हमारे पास। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी है 180 मिलियन, कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी डेप्रिसिएशन होगी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है, अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो उसकी, ये बातें ओके होती जा रही हैं। अब कल इससे भी ज्यादा आपको क्लियर होना शुरू हो जाए, उसकी मतलब वजह क्या, इंशाल्लाह से नहीं, मैंने सवाल चेक करना शुरू कर दिया, और जिसने ना किया हो उसको फाइन होगा और घुसोनमुखी भी हो सकता है। और ये ऑफर लड़कियों के लिए भी है, ये ना सोचना कि बस घुसोनमुखी सिर्फ चीकुओं के हिस्से में है, छीकड़ियों के हिस्से में भी है, ठीक है। जो बंदा इस चीज से बचना चाहता है वो काम करके है, मैंने ये कहता ही नहीं हो कि सही करके हो, सवाल कंप्लीट करके हो, बस आपका सवाल पूरा हल हुआ होना चाहिए, ठीक है, बस उसके बाद बात खत्म। आपको जब हम यहां पर सवाल दोबारा डिस्कस करेंगे ना, आपको वो चीजें क्लियर होती जाएंगी, अच्छा आपने क्या सोचा था, असल में क्या था। अगर आप सवाल करके नहीं आते ना, मैं आपको 1000 सवाल भी कर दूं, पेपर में आपसे सवाल नहीं अटेम्प्ट होगा, और आप अगर अपने हाथ से 10 क्वेश्चन भी कर लोगे, पेपर में सवाल आपका अटेम्प्ट हो जाएगा खुद से। तो अगली जो हमारी प्रैक्टिस है, नया टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा देना है, लेकिन इसका सवाल साथ साथ रखना है। तो जो अगली प्रैक्टिस होगी उसके अंदर आपने ही सवाल करके आना है, क्योंकि हमने अब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, इसको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना है। अब देखिए जरा, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर 45 मिलियन, ये इंटरेस्ट पेड है या फॉर द ईयर है? फॉर द ईयर। पेड होता तो पेमेंट लिखा होता। ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूड इस साल का 12 मिलियन और पिछले साल का, इसका मतलब है अदर पेएबल में से ये दोनों माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। आपको याद होगा हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, अगर 3 महीने से कम हो तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और अगर 3 महीने से ज्यादा हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। बात याद आ गई। उसने कहा कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ना, उसमें 35 मिलियन रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और पिछले साल के बैलेंस में 20 मिलियन है। इसका मतलब है ऊपर जो आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उनमें से ये दोनों माइनस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बाकी का डिफरेंस किस में एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम को एडजस्टमेंट में रिवर्स कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और आकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दें। अब आपने देखा होगा कि आई आपने लेजर बनाया हुआ, अब लेजर बनाना चाहते हो तो लेजर बना लो, वरना इन्वेस्टमेंट इनकम का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। 3 मिलियन डिफरेंस आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, और 6 मिलियन, ये टोटल 9 मिलियन का आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर तो सेम आ सकती है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाह रहे हो तो आपने ना ऊपर रिवर्स किया ना नीचे ऐड किया, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खराब हो जाएगी। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश के अंदर ये 6 मिलियन नजर आ रहा है, तो आपने करना क्या है कि वहां रिवर्स करना है, क्योंकि ये किस एक्टिविटी का कैश है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आपका जवाब बराबर आएगा, लेकिन हर एक्टिविटी का आंसर गलत आ जाएगा, और ये क्योंकि प्रेजेंटेशन का टॉपिक है तो हर जगह पर सही कैश फ्लो होना जरूरी है। हाँ, एक ही एक्टिविटी से, जैसे हमने कल किया ना कि कैश फ्लो कस्टमर का लेजर बनाया, उसमें हमने प्रोविजन एडजस्ट नहीं की, और वो बाद में अगर उधर एडजस्ट करते तो वो पेएबल के साथ करनी थी, वो एक ही एक्टिविटी में सब हो रहा है। हम प्रोविजन को इग्नोर कर देते हैं, ग्रॉस डेटर्स या नेट डेटर्स का कॉन्सेप्ट वो एक ही एक्टिविटी का हिस्सा है, लेकिन एक एक्टिविटी का कैश अगर दूसरी एक्टिविटी में एडजस्ट करेंगे तो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वहां पर ऊपर जाकर रिवर्स कर देंगे, और एंड पे जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। है ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। सवाल हमारा खत्म हो गया, लेकिन इसमें स्टिल एक बात और है। इस सवाल के अंदर ये हिस्ट्री का पहला सवाल है आईकैप का, कि आपको पहले रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाकर वहां एक्सेस डेप्शन फाइंड करनी पड़ रही है, वरना क्वेश्चन के अंदर अगर एक्सेस डेप्शन होती है तो आईकैप खुद दे देता है
इस क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं दिया, तो तकरीबन सबका ही सवाल ये गलत हो गया। शायद ही किसी का ठीक हुआ हो कि, क्योंकि हम तो फौरन किसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, रिटेन अर्निंग का, और रिटेन अर्निंग की बातें तो सारी गिवन थी। तो इस सवाल के अंदर सिंपल ये है कि आपने पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाना है। पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस की चीजें लिख लें कि कैसे कैसे इसका लेजर बनता है। ब्रॉड ऑन इसका हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, क्योंकि ये इक्विटी का एलिमेंट। कैरिड ऑन किधर होगा अमानत, तो उसकी दूसरी साइड में। अब जिस तरह से रीवैल्यूएशन बढ़ेगा क्रेडिट, और जिस वजह से कम होगा डेबिट। बढ़ता कैसे है, अब जब आपका एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपका सरप्लस क्रेडिट होता है किस नाम से, पीपीई के नाम से। और पता है एक्सेस डेबिशन की एंट्री क्या पास करते हो, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ब्रॉड ऑन कितना था रीवैल्यूएशन का, 215, और कैरिड ऑन कितना था, और ड्यूरिंग द ईयर हमारा सरप्लस आया था। टोटल तो 80 का आया था, लेकिन 35 चला गया था एसओपीएल के अंदर, और सरप्लस के नाम से क्या आया था। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तो कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन ना होती। जब साल के शुरू में सरप्लस पड़ा था, ये तो हमें फौरन डाउट हो गया था कि ओसीआई का चक्कर होगा जरूर। या तो सिर्फ लैंड का होता तो फिर काम ठीक था, क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल होता है। अगर अदर देन किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट का पहले सरप्लस आ रहा है ना साल के शुरू में, इसका मतलब है रीवैल्यूएशन जब मर्जी करो, एक्सेस डेप्रिसिएशन आनी ही आनी है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन के अंदर हिंट के तौर पर बता दो कि लैंड का सरप्लस पड़ा हुआ है, फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन के पीछे नहीं भागना। तो इसको क्लोज करेंगे 245, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, इसकी हमने एंट्री क्या पास की होगी, ओसीआई या रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। इसका मतलब है ये बैलेंस भी रिटेन अर्निंग के अंदर जाएगा। अच्छा, हमने एंट्री क्या पास की थी, सेकंड एंट्री बताएं, पीपीई डेबिट 80 से, एसओपीएल क्रेडिट 35 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस 40। हम लेजर किसका बना रहे हैं, तो रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट हो रहा है 45 से, किस नाम से आएगा, पीपी के नाम से आएगा। लेना मैंने सरप्लस ही है, वो तो रेफरेंस है पीपी, तो मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस लिया है। उसके बाद जनाब रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर प्रॉफिट फाइंड कर लेते। रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर, तो करो जरा रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर प्रॉफिट फाइंड। अब ये सवाल भागता जाएगा। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन आपके पास है 90, कैरिड ऑन है 260। ब्रॉड ऑन है 90 और कैरिड ऑन है 200। अभी अभी आपने एक एंट्री पास की है, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस के। आप ओसीआई लिख दें या रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दें 30। क्या क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड का नाम है? अगर डिविडेंड होता तो वो भी लिख लेते। अब क्लोज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पैट। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स हुआ तो टैक्स फॉर द ईयर इसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पैट के अंदर बिफोर टैक्स लेने के लिए टैक्स ऐड करते हैं, माइनस ना कर देना कहीं, क्योंकि माइनस तो हो चुका है इसमें से। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया। मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा क्योंकि अगला सवाल भी हमने करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर 140। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पढ़ ली थी ना, 290।
और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो डेप्रिसिएशन उसकी भी आएगी। दोबारा बात है ना, अब आपको ना वन क्लिक पे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अगर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होती तो उसका भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनता और वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड होती। अगर नहीं है तो उसके लेजर से डेप्रिसिएशन फाइंड हो। 120 ब्रॉड ऑन है और 290 और ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180 से खरीदी भी है तो आपके पास कैश के नाम से क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या उसके अंदर ही ऐड करके जो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं वो तो हम लिखे ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो गिवन है आखिरी लाइन में। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल भी है 8 मिलियन का पूरा लिखेंगे यहां। और देखें आप लोगों ने ना थोड़ा सा सोच के 8 जितना एसओपीएल के अंदर लिखा हुआ होगा उतना ही रिवर्स होगा तो इनकम तो पूरी आती होगी। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, ये भी रिवर्स कर दी। उसके बाद क्योंकि आपको पूरा फॉर्मेट देखना है तो यहां पर फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन, इंपेयरमेंट या रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आता, रीवैल्यूएशन लॉस भी नॉन कैश आइटम है। आपने 35 से रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट किया हुआ है तो ये इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। तो इनकम यहां पर रिवर्स करेंगे तो अगर ये रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो रहा होता तो प्लस करते, क्रेडिट हो रहा है तो माइनस, क्योंकि इनकम है तो रिवर्स। असल में ये क्या है? रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस। इसके अलावा अगर कोई नॉन कैश आइटम हमारे एसओपीएल के अंदर प्लस या माइनस हुई है वो भी लिखेंगे, वरना इसका कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फॉर 36। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, टैक्स है नहीं, सॉरी अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी इसमें इंटरेस्टिंग है। इन्वेंट्री को एज इट इज ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल भी 3 मिलियन एज इट इज, वो अदर रिसीवेबल में होगा, वो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं होगा। अदर रिसीवेबल इस 14 में से 3 माइनस कर देंगे, ये बात जाएगा 11। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से कन्वर्ट, वो माइनस, इसको तो हमने लेना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसको अभी छोड़ दे। उसके बाद आ जाए पेएबल, पेएबल के अंदर आपके पास इंटरेस्ट शामिल है। ओपनिंग में कितना शामिल है? ओपनिंग से 17 निकाल दो और क्लोजिंग में से 12, तो 17 माइनस किया तो 103 और 130, बाकी साफ है। अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस को स्टॉक्स, इन पर पॉइंट भी लगा लेते हैं। 3 होगी बातें, उसके बाद 4, टोटल 4 चीजें एडजस्ट करने वाली। तो स्टॉक हमारा 180 से 205 हुआ, स्टॉक इंक्रीज 25 से इंक्रीज हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल 291 से 342, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज 50। उसके बाद अदर रिसीवेबल 20 से 11, अदर रिसीवेबल डिक्रीज
नाइस। फिर उसके बाद अकाउंट पेएबल 103 से 132, अकाउंट पेएबल इंक्रीज, खत्म होगी बात। ये हमारे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम कितना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। इंटरेस्ट टैक्स है नहीं, इंटरेस्ट पेड वन लाइन वर्किंग कर लेते हैं। ब्रॉड ऑन कितना है, एंड पे गिवन था, ब्रॉड ऑन था 17 और कैरिड ऑन था 12। 17 प्लस एसओपीएल माइनस 12, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आ जाते हैं इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। क्यों भला, क्योंकि उसमें पीपी का लेजर ही सबसे अच्छा है। पीपी का ब्रॉड डाउन क्वेश्चन के अंदर कोई बताएगा, 1200 ब्रॉड डाउन और 1619, 1200 और 1619। आपका शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम से 240 आपका एसेट डेबिट हुआ है, ऐसा था ना पहली एंट्री जो पास की थी। दूसरी एंट्री हमने पास की थी एसओपीएल एंड 35 और, या आप रीवैल्यूएशन 80 से भी लिख सकते हो। अपनी एंट्री देख लो जाकर, पीपी डेबिट किया हुआ है 80 से, किस किस नाम से, एसओपीएल के नाम से, और आप डायरेक्ट रीवैल्यूएशन 80 से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन के अंदर एक डेप्रिसिएशन गिवन है 290, एक डिस्पोजल है जिसकी बुक वैल्यू 0 है। कॉस्ट तो गिवन है, ऐसे जज्बात में आकर उसकी कॉस्ट ना लिख देना। जब आप अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बना रहे तो तब आपने अपने डिस्पोजल की वैल्यू भी बुक वैल्यू पे लिखनी, पर वो 0 है क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, तो उसकी बुक वैल्यू, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की एक सूरत में बुक वैल्यू होती है, अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो, क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होती। क्लोज कर देंगे, अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पर तो इसका मतलब है नया पीपीई खरीदा। 389 दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। हो गया पीपी का लेजर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बना चुके हैं। एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को देखना है, वो भी देख लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लिखते हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 389, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये उसने खुद फरमा दिया था, कैश फ्रॉम डिस्पोजल 8 का बेचा था, 3 अभी कैश फ्लो नहीं हुआ, 5। अब आ जाओ जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, इन्वेस्टमेंट पे। आपकी इन्वेस्टमेंट 48 में से कन्वर्टेबल टू कैश निकालें। पिछले साल का कितना था 20 और इस साल का 35, इसमें से 20 माइनस करें 28 और इसमें से 35 माइनस करें 20। आपकी इन्वेस्टमेंट 28 से 25 होगी, कम हुई ज्यादा, कम हुई, तो इसका मतलब है इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो। क्या हुआ, इनफ्लो। और 6 मिलियन की इनकम भी हुई, तो टोटल इनफ्लो कितना है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये आई कैप ने जो बनाया है कि वो कहता है शॉर्ट टर्म है ना, तो आप ऐसा करो, इसका लेजर बनाओ। एसेट है तो ब्रॉड ऑन इधर और कैरिड ऑन इधर। एसओपीएल
जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? इस तरह से लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर आपने इसको देख लेना है कि जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, जिस तरह से आपको फिजिबल लगे वैसे लिख सकते हो। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, 6 और 3 का डिफरेंस टोटल आ गया 9। ये आपकी नेट कैश फ्लो फ्रॉम कितना? 555 आउटफ्लो। ये आपका ए और ये आपका। अच्छा, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी थोड़ी थोड़ी अच्छी है। शेयर कैपिटल में अच्छा खासा चेंज आया है। आप लोगों ने शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम का इकट्ठा लेजर बना। ब्रॉडऑन अगर प्लस करके लिख दो तो ठीक है, वरना 800 और 150 ऐसे करके लिख लो अगर जल्दी है तो। कैरी ऑन 1200 और 200। आपका ड्यूरिंग द ईयर एक एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से? क्योंकि आपने दोनों इकट्ठे लेजर बना लियो, इसलिए टोटल टू। अच्छा, मुझे बताया क्या यहां पर प्रॉफिट और डिविडेंड आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका अपना घर है, तो वो इसके अंदर क्लोज करते जी। हाँ जी, तो क्या करेंगे? कैश या शेयर इश्यूड 300 का, उसके बाद लोन के साथ ट्रीटमेंट देख लो। ओपनिंग को ओपनिंग में ऐड करो, क्लोजिंग को क्लोजिंग में ऐड करो। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो लेजर बना लो, पर अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंस लिखो। ओपनिंग को ओपनिंग में ऐड किया तो 505, और क्लोजिंग को क्लोजिंग में ऐड किया तो 44। 505 से 445 हो गया। लोन रेज या लोन पेड? लोन पेड। कितने से? 240 हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब क्या करेंगे? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। करो जरा। 33 इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग हो रही है। ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम वन लाइन में कर देते हैं। 6 का बैलेंस पड़ा हुआ है और 20 हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। 6 प्लस 20 26। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस कर दे। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25 और 35। इधर से भी 59 आना चाहिए। और अच्छा, ऊपर से आए ना आए, नीचे से तो आ ही जाना है। ये लिख लिया करो, ऊपर वाला फिर बना ले। अच्छा, जल्दी से दाह लिमिटेड वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें बातें क्लियर हुई? और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने कैश फ्लो के मजे लेने हैं ना, तो पहले सवाल करके ईमानदारी से। और परेशान तो होने नहीं, तैयारी नहीं हो रही ना, तो कौन सी आपकी उम्र गुजरी जा रही है? करते रहना, सीए हो ही जाएगा कभी ना कभी। और इंशाल्लाह डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी। तो सीरियस नहीं होना, 10 सालों में कर लेंगे, 15 लगा देंगे, 20 लगा देंगे। सीरियस नहीं होना, क्योंकि अगर सीरियस हो गया ना तो सीए जल्दी हो जाएगा। तो ये सिर्फ वो लोग सीरियस हो जिन्हें जल्दी है, और जिनको जल्दी नहीं है ना, उन्हें क्या होना है? सीरियस हो गया है, सेहत खराब करने की जरूरत, हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
चलो जी। अच्छा ये पता नहीं आखिर में आई है या एल है, दही लिमिटेड है या दाल लिमिटेड है, जो भी है और जो भी है, वो दही लिखते लिखते दाल कर दिया होगा उसने। अच्छा इस सवाल के अंदर ना मैंने ये सारी बातें ना दो टाइम रखा करो, एक तो या तो क्लास से पहले या क्लास के बाद, ड्यूरिंग क्लास ना रखा करो। नहीं वो क्लास के मैं सवाल करवा भी रहा होता हूं, तो आज पता नहीं कौन सी बातें आपने करनी थी, आपने अपना नंबर इसको दे देना, वॉइस नोट कर देना, ज्यादा कोई है तो वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है। बस कोशिश किया करोगे, मोबाइल से छुड़वाते हैं तो आप चले। अच्छा ये सवाल छोटा सा था पेपर में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती वही थी, ये जो वर्किंग कैपिटल मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, दोबारा बता देता हूं जो फर्स्ट क्लास में नहीं थे। वर्किंग कैपिटल अगर एसेट साइड पर हो ना तो एसेट्स ट्रीट करना है, और अगर लायबिलिटी साइड पर हो तो लायबिलिटी ट्रीट करना। एक बात। अगली बात, अगर ये नीचे जैसी सी बात है, अगर वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल का तो मतलब ही होता है ऑल करंट एसेट्स ऑल करंट लायबिलिटी। उसने कह दिया कैश के अलावा है और कैश उसने अलग से दे दिया, इसका मतलब बाकी हर टाइप के एसेट और लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल के अंदर है, तो टैक्स पेएबल भी उसके अंदर होगा, और हम टैक्स पेएबल को कैश फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते। वैसे टैक्स पेएबल इंटरेस्ट पेएबल वर्किंग कैपिटल है, लेकिन कैश फ्लो के अंदर हम उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं लेते। अब टैक्स है तो सही, लेकिन ऊपर एसओएफपी के अंदर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है छुपा होगा। वो किस में छुप सकता है? पीपी में तो छुप नहीं सकता, वो मरेगा, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग सरप्लस भी उसके कुछ नहीं लगते, अगर उसका कुछ लगता है तो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो भी करंट लायबिलिटी है और वर्किंग कैपिटल भी ऑल करंट एसेट्स। और अब अगर ये एसेट साइड पर है तो इसमें सारे एसेट ऐड हुए हैं, लायबिलिटी माइनस हुई है, और अगर ये लायबिलिटी साइड पर है लायबिलिटीज ऐड हुई है और एसेट माइनस, तो ये एसेट साइड पर है तो टैक्स पेएबल इसमें प्लस हुआ है या माइनस हुआ है? माइनस हुआ है। मैंने उसको अलग करना है तो रिवर्स करूंगा ना, अलग करना है तो रिवर्स करूंगा। लोग कहते हैं ऐड क्यों कर रहे हो भाई, पहले माइनस हुआ है, एसेट्स में लायबिलिटी माइनस हुई है, तो मैंने उसका इफेक्ट खत्म करना है, रिवर्स करना है, तो क्या कर दूंगा, वापस ऐड बैक कर दूंगा, तो टैक्स अलग हो जाएगा। दिल नहीं मानता लेकिन है ऐसा ही, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल के अंदर जो टैक्स पिछले साल का कितना है 0.2 ऐड कर देना है इसमें, और वैसे भी प्यारी प्यारी फिगर बन रही है, और इसमें ऐड कर देना है 1 मिलियन। ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, वो वाला जो हमने चेंज लेना है। बाकी रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड गिवन है, फाइनल डिविडेंड पेड 3 प्रॉफिट आ गया। पीपीई का लेजर बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक होगी बात। उसके बाद इसमें बाकी कोई गलत बातें दी नहीं हुई, तो पहले हमने रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे। ब्रॉड ऑन कितना है 33.8 और कैरिड ऑन है 32.9, 33.8 और कैरिड ऑन है 32. डिविडेंड 3. यहां पर लिखना पैट 2. और याद रखना जब ये इसको क्वेश्चन कैश फ्लो में लेकर जाओगे ना, वहां पर लिखते हैं प्रॉफिट। तो अगर ये पैट है और क्वेश्चन के अंदर टैक्स है तो टैक्स फॉर द ईयर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आफ्टर है, हमें चाहिए उसका इफेक्ट से पहले, तो प्लस टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन है। अगर ये पेड गिवन हो तो फॉर द ईयर फाइंड कर लेना 2. तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 4.
फिर डेप्रिसिएशन का पीपीई का लेजर बनाते हैं। उसने कहा था एडिशनल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है 14 मिलियन का खरीदा है, बेचा बुचा नहीं है, तो 10.6 कैरिड ऑन 7 और कैश 14। क्लोज करेंगे तो सरप्लस भी है, 4 मिलियन का सरप्लस भी है, रीवैल्यूएशन तो डिडक्शन कितनी आ गई 9 चले जी, आपके पास प्रॉफिट भी आ गया, इंटरेस्ट वगैरह गेन लॉस है नहीं। पीबीटी कितना है आपका, डेप्रिसिएशन कितनी है 9 और कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन, वो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे ना, अभी तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है 14 इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते हैं, उसने सबका टोटल करके दे दिया। अब 17.8 नहीं, इसको प्लस करो तो कितना बन रहा है 18 और 25.5 7 पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एसेट साइड पे पड़ा हुआ है, एसेट साइड पे इंक्रीज होगा तो एसेट वाला ट्रीटमेंट करेंगे, लायबिलिटी साइड पर पड़ा होता तो लायबिलिटी वाला इंक्रीज या डिक्रीज लेते। प्रॉफिट आफ्टर या कैश जनरेटेड फ्रॉम कितना 7 टैक्स पेड, ओपनिंग कितना था प्लस फॉर द ईयर माइनस कैरिड ऑन 1.5 ये आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। इसी के अंदर ही कहा देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो है ही सिर्फ एक ही बात, 14 मिलियन का हमने एसेट खरीदा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 10 से 11 1 मिलियन से शेयर कैपिटल और प्रीमियम जो भी है, 1 मिलियन से, ये मिलियन में ही है ना सारा कुछ, और डिविडेंड कितना है अब ए प्लस बी प्लस 10.7 डिक्रीज आ गया, और ओपनिंग कितना है 15.4 4 और ये 8 या 10 नंबर का पेपर में सवाल आया था, ये सिर्फ उसमें वो वर्किंग कैपिटल वाली बात एक थी, इसके अलावा ये सवाल सीधा था। अब आपने जो कल सवाल करने हैं ना, एक छोटा सा सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 16 जो सिर्फ प्रैक्टिकल है, वो तो ऐसे ही पढ़ने के लिए दे रहा हूं, असल सवाल कुछ और देने लगा हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं क्योंकि कैश फ्लो अगर तैयार करना है तो जो क्वेश्चन किए हैं ये अपने लिए और मेरे लिए जो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। 25 तक हो गया ना हमारे सवाल, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 26 नहीं करना, ये एरर वाला है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस हो जाए ना, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 20 ड्रम लिमिटेड, इसको अभी ड्रम नहीं बजानी, ये भी इनडायरेक्ट मेथड का है। ये कौन सा था 28 और 29, ये देखो जरा दोनों है या एक ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक ये कर लेना दोनों मेथड से। 27 है ना ये, 28 और 29, 28 और अच्छा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों की कर लेना, बाकी एक ही कर लेना। 28 और 20, अब सारी जिंदगी कैश फ्लो थोड़ी करना है, इसको खत्म भी तो करना है। अभी दो चीजें हैं जो एक दिन में हमने करनी है, तो कल 28 और 29, अच्छा ना आने वाले का फाइन 100 रुपया,
काम ना करने वाले का पर क्वेश्चन 50 रुपए, ठीक है। और सवाल हर हाल में कंप्लीट करके आना है। इनकम्प्लीट ना हो, समझ नहीं लगी, ऐसा तो कहना ही नहीं, गलत कर तो लेट वाला तो इसी के अंदर ही आ जाता है ना।